नमस्कार साथियों, मैं बी आर गहलोत इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ईरान अमेरिकी संघर्ष के बीच में भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक खबर है वो निकल के आई है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी के अंदर भारतीय जहाजों, कुछ जो तेल टैंकर है उनके ऊपर है वो हमला कर दिया है। उनमें से 3 भारतीयों की है वो मौत हो गई है। तो अपन ये जानेंगे कि इस क्लास में जानेंगे कि अमेरिका ने ये हमले क्यों किए हैं, फिर भारत का क्या है वो रेस्पॉन्स रहा है। इन सब का अपन है वो एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पे देखो एक जहाज है जो इसका नाम है MT सेट्टे बेल्लो नाम का जहाज है, और ये एक है FA-18 सुपर हॉर्नेट। इसके द्वारा ओमान की खाड़ी के अंदर भारतीय कुछ जहाज थे उनके ऊपर है वो इन्होंने हमला कर दिया। उसमें 3 नागरिकों की है वो मौत हो गई है। तो भारत सरकार ने क्या रेस्पॉन्स किया है वो अपन देखते हैं। देखो, भारत सरकार ने है अपने जो है औपचारिक है वो आपत्ति दर्ज कराई है अमेरिका को कि भाई इस तरीके के जो हमले है वो नहीं होने चाहिए, और जो हो रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए और इसको इस टसल को समाप्त है वो यहीं पे किया जाना चाहिए। भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके जो प्रवक्ता है उनके द्वारा है वो स्ट्रांगली अपोज किया गया। फिर जो अमेरिका के जो राजदूत भारत के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उनके सामने है वो जो औपचारिक है वो आपत्ति दर्ज है वो करवा दी गई है। ठीक है, फिर भारत सरकार ने अपना डिप्लोमेटिक रूट है उनको एक्टिव कर दिया है और डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका से बात कर रही है कि भाई भारत के जो जहाज है उनको सुरक्षा देना बहुत ही जरूरी है, उनके ऊपर है वो हमले नहीं किए जाने चाहिए। ये हमले कहाँ पे हो रहे हैं? ओमान की खाड़ी के अंदर हो रहे हैं। तो अपन देखेंगे, देखो ओमान की खाड़ी कहाँ पे है। तो ये देखो, ये ओमान की खाड़ी है। ये यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट अपन ने देखा ही होगा, यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ पे इसके ऊपर ईरान है। इधर जो ईरान की खाड़ी या फारस की खाड़ी जिसको अपन कहते हैं, और इधर है ओमान की खाड़ी। ये किसका पार्ट है? ये अरब सागर का पार्ट है। यहाँ पे ये जो देखो भारत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर के पार्ट है, यहीं पे जो है वो अमेरिका ने हमले किए। देखो, ये एक जहाज यहाँ पे खड़ा था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आसपास के जो अपन देश है इनको भी देख लेते हैं। जो फारस की खाड़ी के जो चारों तरफ देश है, खाड़ी देश जिनको अपन कहते हैं, ये कतर है, ठीक है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी जो राजधानी UAE की राजधानी क्या है? दुबई है। यहाँ पे बहरीन, कुवैत वगैरह देश भी है। इधर एक ओमान देश है। ठीक है, तो ये ओमान के आसपास की जो खाड़ी है उसको क्या कहते हैं? ओमान की खाड़ी। और अमेरिका ने ज्यादातर हमले है वो यहीं पे किए हैं, और ज्यादातर जो उसमें रेस्क्यू का काम है वो ओमान की नेवी ने ही किया है। भारत के जो नागरिक जो फंस गए थे वहां पे, जो मारे गए हैं, उनको रेस्क्यू करने का जो काम है वो किसके द्वारा? ओमान की नेवी के द्वारा किया गया है। देखो, ये 3 जगह है वो 3 जहाजों के ऊपर भारतीय जो जहाज, मतलब भारत के जो नागरिक जिनके ऊपर सवार थे, जो भारतीय नाविक सवार थे, तो इन तीनों जहाजों के ऊपर हमले किए गए। एक तो है सेट्टे बेल्लो, इसके ऊपर जो नागरिक थे उनमें से 3 लोगों की वो मौत हो गई है। फिर दूसरा है मैरी वेक्स नाम का है, एक है जलवीर। इन तीनों के ऊपर हमले हुए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से लोग हैं वो इसमें हताहत हुए हैं? 3 नागरिक जो मरे हैं उनका नाम है, एक तो पटनाला सुरेश है, मुख्य अभियंता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दूसरा है आदित्य शर्मा। तो ये कहाँ से? ये मतलब ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये डेक कैडेट का काम करते थे, 23 वर्षीय थे ये। और एक है शिवानंद चौरसिया, ये फिटर का काम करते थे, उत्तर प्रदेश के, ये देवरिया के निवासी है। और ये तीनों किस पे? MT सेट्टेबेलो नामक एक जहाज है उनके ऊपर ये मतलब कार्य कर रहे थे, अपनी जो है उनकी, उन्होंने अपना ड्यूटी निभा रहे थे, कर्तव्य निभा रहे थे। ये तो इनके ऊपर है वो हमले कर दिए गए हैं। फिर दिल्ली ने स्ट्रांगली अपोज किया है। ये किसके द्वारा कवर किया गया? गार्जियन के द्वारा कवर किया गया। ये देखो, ये जहाज है, इनके ऊपर हमला किया गया। यहाँ से देखो ये धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वॉशिंगटन के सामने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट है वो इंडिया ने किया है। फिर ये अल जजीरा ने भी इसको कवर किया है। इसको अपन फिर आगे देखते हैं अपन, जो रणनीतिक रूप से कैसे अवलोकन है वो किया गया। तो 13 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने एक नाकाबंदी लगाई। कहाँ पे? 13 अप्रैल 2026 को सैन्य नाकाबंदी, जो जल डमरू मध्य, हॉर्मुज जल डमरू मध्य है ना, उसके पास, क्योंकि ईरान ने है वो हॉर्मुज को बंद कर रखा है। फिर वहां से जो कौन से वेसल्स गुजर सकते हैं? जो ईरान की परमिशन से ही गुजर सकता है, या तो चाइना के गुजरेंगे या भारत वगैरह दूसरे देशों के जो गुजर रहे हैं ये वही गुजर सकते हैं। जिससे फायदा किसको होगा? ईरान को फायदा होगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान को फायदा हो, अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो है राजस्व है उसका लॉस हो। ठीक है, ईरान है वो अमेरिका की शर्तों के ऊपर है वो समझौता करने को तैयार हो जाए, और जो सारी और ईरान की एक भी शर्त है वो नहीं मानी जाए, इस तरह का समझौता है वो करना चाह रहा है। इसलिए वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने बैरिकेटिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, ठीक, हॉर्मुज है, इन सब के ऊपर यहाँ पे अमेरिका ने भी बैरिकेटिंग कर रखी है। कब से कर रखी है? 13 अप्रैल 2026 से कर रखी है। अब है वो 8 से 11 जून 2026 के बीच में यहाँ पे 3 भारतीय जो जहाज थे इनके ऊपर इन्होंने हमले किए हैं। मतलब जिसमें भारतीय नाविक थे उनमें भारतीय जो स्वामित्व वाला जहाज तो एक ही था, 2 जहाज है वो दूसरे देशों से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनका जो क्रू था वो भारतीय ही था। देखो, भारत विश्व के अंदर लगभग 15% जो नाविक है वो भारत के ही है,
और इनकी संख्या है वो 3 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो लगभग वो हर जहाज के ऊपर है वो भारतीय मिल जाएगा। पर इनमें इनके अंदर तो लगभग पूरा क्रू ही भारतीय था, तो इनके ऊपर हमला होना ये काफी निंदनीय है। ये 3 लोग जो मारे गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और अमेरिका को इसके लिए कंडेम करते हैं कि भाई ऐसा है वो एक्ट आगे से नहीं किया जाना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो 3 नागरिक है वो मरे हैं। 18,000 से जो ज्यादा लोग है वो खाड़ी देशों के अंदर है वो भारत के कार्यरत है, तो मतलब नाविकों का काम करते हैं। फिर 13 ऐसे जहाज है जो हॉर्मुज जलसंधि में फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। अब देखो जो घटनाक्रम हुआ है, 3 वाणिज्यिक जहाज है उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनकी अपन क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले किसके ऊपर हमला हुआ? MT मैरीवेल्स नाम का एक जहाज है, इसके ऊपर हमला हुआ। ये कब हुआ? 8 जून को हुआ था। फिर दूसरा है 10 जून को MT सेट्टेबेले नाम का एक जहाज है, ठीक है, उसको कब? 10 जून को हुआ। फिर है MT जलवीर नाम का एक जहाज है, इसके ऊपर 11 जून को हमला हुआ। तो यहाँ पे MT लिखा हुआ है, MT का मतलब क्या होता है? MT का मतलब ऐसे जहाज होते हैं जो मतलब लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम के जो ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जहाज होते हैं, इनका तो पूरा नाम होता है मोटर टैंकर। मोटर टैंकर से इनको कहा जाता है। ये तो MT इनका शॉर्ट नाम है। तो ये तीनों जहाजों के ऊपर अलग अलग दिन हमले हुए। अब देखो जो नागरिक मारे गए थे वो कौन से थे? MT सेट्टेबेलो के ऊपर ये सवार थे। 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हुई है इनके ऊपर। 10 जून को ये हमला हुआ था। ओमानी नौसेना द्वारा सुरक्षित कितने? 21 लोगों को बचाया गया। तो इससे पहले जो 8 जून को हमला हुआ MT मैरीवेल्स के ऊपर, और ये किसके स्वामित्व और जो झंडा इसका कौन सा देश का लगा हुआ था? पलाऊ नाम का देश है, उसका झंडा लगा हुआ था। और जो सेट्टेबेले है इसके ऊपर पलाऊ का तो झंडा था। ठीक है, पर ये जो भारतीय कंपनी एक्वा अरोरा है उसका स्वामित्व में ये काम करता है, मतलब इसका ओनर है वो भारतीय कंपनी है। फिर तीसरा जो MT जलवीर है वो गिनी बिसाऊ की मतलब झंडे के तहत है वो जा रहा था। मतलब तीनों का ऊपर झंडा तो दूसरे देश का लगा हुआ था, क्योंकि इसके जो पूरा क्रू है वो भारतीय था। और ये जो बीच वाला जो जहाज है इसका स्वामित्व भी भारतीय कंपनी के पास है, तो ये भारतीय जहाज हो गया। तो ये इसके ऊपर हमला भारत के जो है सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है वो अपन मान सकते हैं। भाई इन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं की है। यहाँ पे जो इन्होंने दावा भी किया प्रबंधक ने कि भाई ईरान से इनका कोई संबंध नहीं था और कोई भी पहले का संपर्क नहीं हुआ है, बिना किसी संपर्क के आपने हमला कर दिया। हाँ, ये UANI सूची में जो प्रतिबंध है उसमें शामिल है, अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, फिर ये जो पहला वाला जहाज है ये तो MT मैरीवेल्स, तो इसके ऊपर हमला है वो अब्राहम लिंकन से किया। FA-18 सुपर हार्नेट नाम का है एक जो फाइटर जेट होता है, उससे हमला किया है इन्होंने। फिर 24 भारतीय है उनको किसके द्वारा? ओमानी हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया। पूरी ये पहले से प्रतिबंधित था ये जहाज, कौन सा? मैरीवेल्स नाम का है, ये पहले से प्रतिबंधित था जहाज। फिर तीसरा जहाज अपन देखते हैं MT जलवीर। तो 11 जून को इसके ऊपर हमला हुआ। गिनी बिसाऊ का झंडा इसके ऊपर है, मालिका नाग भी उसकी का है। फिर अमेरिका ने इसके ऊपर हेल फायर मिसाइल है वो दागी गई, 2 मिसाइल इन्होंने दागी और इसके इंजन को है वो मतलब डेमोलिश कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें से जो 20 भारतीय जहाज थे जो इसके क्रू में थे उनको ओमानी नौसेना के द्वारा बचाया गया है। और देखो इसके संबंध में ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कोई ट्रैकिंग डेटा है वो अमेरिका के पास नहीं था। मतलब ये ऐसा कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं था कि ये ईरान से संबंधित है, और इनको मतलब चेतावनी भी नहीं दी, बिना कोई चेतावनी के इसके ऊपर हमला किया गया। ठीक है, पहले से कोई भी प्रतिबंध नहीं था फिर भी इसके ऊपर हमला किया गया। तो इस जहाज को भी है वो कोई बिना किसी चेतावनी के इनके ऊपर हमला किया गया। तो बिना चेतावनी के हमला करना, बिना किसी प्रतिबंध के ऐसे जहाज जिनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है उनके ऊपर हमला करना, ये बहुत ही एक रॉन्ग एक्ट है, ये अनएथिकल एक्ट है अमेरिका का। तो इसको है वो रोका जाना चाहिए। ये तो अपन देखो थोड़ा सा देखो ये डिटेल में अपन देखते हैं कि ये देखो हम लोग का वृतांत है। सबसे पहले मैरीवेल्स है, अब्राहम लिंकन से हमला किया है। ये मसीरा, ओमान का एक मसीरा नाम की जगह वहां पे खड़ा था, तो ये खड़े खड़े जहाज के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया है। फिर अपन देखते हैं देखो ये US का अब्राहम लिंकन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये पूरे मिडिल ईस्ट है वो लगभग इसी से कंट्रोल किया जाता है अमेरिका के द्वारा। इसके ऊपर बहुत सारी जो है फ्लीट एक खड़ी हो सकती है पूरी जहाजों की। ठीक है, तो ये समुद्र के अंदर एक जमीन की तरह ही काम करता है। अब देखो ये हिंदू की एक न्यूज है कि 24 इंडियन सेलर्स है उसको रेस्क्यू किया गया है ओमान के द्वारा। ये तो ये पहला जो जहाज जिसके ऊपर अटैक हुआ था उसके 24 जो सेलर थे उन सबको बचा लिया गया। दूसरे जहाज के ऊपर है वो 3 लोग हैं वो मारे गए, 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और तीसरे जहाज के अंदर है लगभग 20 लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया। फिर दूसरा जो जहाज था सेटेबेलो पलाऊ द्वीप का था,
तीनों नागरिक जो है नाविक है उनकी मौत हो गई, 21 को बचा लिया गया। अब तीसरा जहाज कौन सा, एमटी जलवीर जिसको अपन कहते हैं, ये तो इसके ऊपर है वो काला धुआं का गुब्बार है वो, उपग्रह इमेजरी में दिख रहा है ये। 20 भारतीय जो नागरिक है उनको और ओमान की जो रॉयल नेवी है उसके द्वारा बचा लिया गया। अभी इसके ऊपर जो मिसाइल है कौन सी, हेल फायर मिसाइल है, वो दागी गई थी। और ये किसके झंडे के तहत था, ये गिनी बिसाऊ का ध्वज इसके ऊपर लगा हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 हेलफायर मिसाइल्स फायर की गई है किसके ऊपर, जलवीर के ऊपर। अब देखो भारत सरकार की तरफ से कुछ रेस्पॉन्स आया है। तो जहाजरानी मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको कंडेम किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे समुद्री परिवार के लिए एक गहरी क्षति है। तो जो समुद्री जो नाविक जो समुद्र के अंदर काम करते हैं, अपने आप को खतरा उठाते हैं, उनके ऊपर डबल खतरा हो गया। एक तो भाई वो कोई सैनिक नहीं है, वो एक श्रमिक है, उनको सैनिक की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। भाई वो तो अपने पेट पालने के लिए जाते हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं, वो कोई लड़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। उनके ऊपर हमला करना पूरी तरह से निंदनीय है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये जो संगठन है FSUI, इसके द्वारा भी जो है कंडेम किया गया। इन्होंने कहा कि भाई यदि कोई ऑर्डर नहीं मान रहा है जहाज, तो उनको डिटेन करो। आप है वो उनके ऊपर हमला करके उनको क्यों मार रहे हो भाई, आपके पास जब सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो आप हार्ड सॉल्यूशन क्यों अपना रहे हो। तो ये है वो अमेरिका की दादागिरी को दिखाता है। अब इसको रोकने वाला कौन, अभी कोई है नहीं वर्तमान में, तो आने वाला टाइम में हो सकता है कोई। फिर अमेरिका की क्या रणनीति थी, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए, ठीक है, और उनको है वो उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके, रणनीतिक दबाव बना सके, जिससे कि वो अमेरिका की जो शर्तों के हिसाब से वो उस संधि को कर ले, उनकी शर्तें को मान ले, समझौता के ऊपर आ जाए। तो फिर क्या है कि अमेरिका एक शैडो फ्लीट ना एक टर्म दिया हुआ है, किसके द्वारा, सेंटकॉम के द्वारा दिया गया है। सेंटकॉम क्या है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, तो यहाँ पे हमले करती है। इन्होंने कहा कि ईरान है एक शैडो फ्लीट रखता है, ठीक है। शैडो फ्लीट में क्या मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है शैडो फ्लीट की, कि पश्चिमी बीमा के बिना संचालित जो पुराने टैंकर होते हैं जिनका बीमा है वो खत्म हो गया है, और जो यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका है उनके द्वारा बीमा नहीं करवाया हुआ जो जहाज है, तो उनको शैडो फ्लीट में काउंट किया जाएगा। फिर है वास्तविक स्वामित्व छिपाने के लिए अन्य देश पल्लव गिनी बिसाऊ के झंडे का है वो उपयोग करते हैं। मतलब ये एक्चुअल में काम दूसरे देश के लिए करते हैं और झंडा दूसरे देश का लगा के रखते हैं, ताकि है वो अमेरिका को धोखा दिया जा सके या फिर उनको है वो उनसे बचा जा सके, ठीक है। और फिर तीसरा है कथित तौर पर ईरानी सरकार को वित्त पोषित करने के लिए तेल की तस्करी है ये करते हैं। फिर अमेरिका इनको छाया बेड़ा या शैडो फ्लीट कहती है। फिर इनके ऊपर है वो सैन्य परिवर्तन क्या करते हैं ये, तो इनके ऊपर है वो बल का प्रयोग है वो करते हैं, ये तो उनके ऊपर प्रेसिजन स्ट्राइक करते हैं कि भाई उनका इंजन है या फिर उनका इंजीनियरिंग स्पेस है उसके ऊपर वो हमला करते हैं, ताकि वो जो है जहाज है वो ऐसा हो जाए कि अब वो चलाने लायक नहीं रहे, ठीक है। फिर मिसाइलों का उद्देश्य है जहाज को डूबाना या चालक दल को मारना नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग स्पेस है उनके ऊपर हमला करके डिसेबल करते हैं, ठीक है। फिर देखो सेंटकॉम ने बताया कि अभी तक कितने जहाजों को उन्होंने परमिशन दी है, कितनों को डिसेबल किया है। ये 9 जहाज है उन्होंने अभी तक डिसेबल किए हैं 11 जून तक। 135 जहाज है उनको अमेरिका के निर्देशों का पालन किया तो उनको उनके निर्देशों के हिसाब से वो चले गए, और 42 जहाज है जो मानवीय सहायता के थे उनको सुरक्षित मार्ग प्रदान यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, सेंटकॉम के द्वारा दी गई है। फिर अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर दबाव बने, उनके उद्देश्य देखते हैं ईरानी राजस्व में कटौती करना, ठीक है। फिर तेहरान पर दबाव बढ़ाना, क्योंकि राजनयिक शांति वार्ता है वो विफल रही है, तो वो अब है वो दबाव से ही वो समझौता करवाना चाहते हैं। फिर है अमेरिका को एक बेहतर जो राजनयिक समझौते के लिए मजबूत स्थिति से बातचीत करने की अनुमति देना। मतलब अमेरिका अपनी एज को है ऊपर रखना चाहता है, अपनी टांग ऊपर रखना चाहता है, ठीक है, और सारी अपनी शर्तें हैं वो ईरान को मनवाना चाहता है, और ईरान की कोई भी शर्त है वो मानना नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए वो लगातार हमले कर रहा है, उन्होंने वहाँ बैरिकेटिंग कर रखी है, ईरान के जहाज़ों को वो जो उनसे जो भी संबंध रखते हैं उनको शैडो फ्लीट कहता है, उनके ऊपर हमले कर रहा है। ईरान से जो भी देश संबंध रख रहा है उनके जहाज़ों के ऊपर वो हमले करने का प्रयास है वो कर रहा है। क्योंकि भारत है वो अमेरिका के बात को मान भी रहा है, उनके साथ सहयोग भी कर रहा है, फिर भी भारत के जहाज़ों के ऊपर वो हमले कर रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की अब रणनीति क्या प्रतिक्रिया आई है, भारत वो 3 तरीके से वो प्रतिक्रिया दे रहा है अपनी। एक है वो राजनयिक विरोध है वो कर रहा है,
दूसरा मानवीय प्राथमिकताएं अपना रहा है, तीसरा परिचालन सुरक्षा उसको स्ट्रॉन्ग करने के प्रयास है वो कर रहा है। तो नई दिल्ली ने वो एक तो औपचारिक आपत्ति दी है, सार्वजनिक निंदा की है और बढ़ती समुद्री सतर्कता के साथ तत्काल कदम है वो उठाने के, ये जो कदम है वो उन्होंने उठाए हैं। ये तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो राजनयिक विरोध, अमेरिका राजनयिक को था वो तलब किया गया है। तो विदेश मंत्रालय है ना, उन्होंने अमेरिका का जो राजनयिक होता है जिसको कहते हैं चार्ज डी अफेयर, उनको है वो तलब किया है और गहरी चिंता जताई और आपत्ति है वो दर्ज की है। फिर अपन देखते हैं युद्ध विराम की सख्त मांग की है। भाई विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से हमले है वो रोके जाने चाहिए और बेहद चिंताजनक है ये हमले, इसको पूरी तरह से बंद और समाप्त करना होगा। फिर उन्होंने कूटनीतिक जो है उसकी वकालत की है, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक ट्रैक को अपनाया जाना चाहिए, हमले करने की बजाय हमें वो इस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके समस्या का समाधान है वो किया जाना चाहिए। फिर भारत ने वो मानवीय प्राथमिकताएं क्या अपनाई है कि जो भी नागरिक हताहत हुए हैं या फिर जो जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको तत्काल प्रभाव से देश में लाया जाए, उनको अपने घर पहुंचाया जाए, ठीक है। फिर जो पूरे विश्व में जितने भारतीय लोग हैं वो नाविकों का काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना भारत सरकार का काम है। फिर तीसरा अपन देखते हैं परिचालन सुरक्षा, एजेंसियां है वो हाई अलर्ट के ऊपर है, फिर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रखी है। फिर आधिकारिक एडवाइजरी है उन्होंने जारी की है, जो डीजी शिपिंग के होते हैं ना, उन्होंने उच्चतम स्तर की सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह है वो दी है। फिर खाड़ी देशों के अंदर भारत के जो है 13 जहाज अभी वहां पे घूम रहे हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है, जो हॉर्मुज के आसपास है वो घूम रहे हैं। तो उनके ऊपर 24/7 है वो मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हो, कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो, उससे बचा जा सके। फिर देखो अब है वो भारत सरकार ने अभी भी ऑफिशियली तो बोल दिया, पर भारत सरकार के जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री, उन्होंने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट है वो अभी तक नहीं दिया है। जहाजरानी मंत्री ने जरूर दिया है, ये तो भारत सरकार की जो ये चुप्पी है ना, ये तो उसको कई लोग है वो या फिर जनता है उसको ऊपर सवाल उठा रही है कि भाई आप है वो स्ट्रांगली क्यों नहीं अपोज कर रहे हो अमेरिका को। भाई आप अमेरिका की हर बात है वो मानते रहोगे उनके, अब तो उन्होंने हमले भी कर दिए भारतीय जहाजों के ऊपर, भारतीय नागरिकों को भी मार दिया है। अब तो है वो आपको स्ट्रांगली है वो अपोज करना चाहिए, एक स्टैंड है वो लेना चाहिए। हालांकि ऑफिशियली भारत सरकार ने स्टैंड लिया है, पर जो एक मिनिस्टर लेवल पे है वो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अब देखो ये विदेश मामलों के जानकार है जोरावर दुल्लवत सिंह, इन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है वो अपने नियम है वो पूरी दुनिया के ऊपर सौंपता है, पर अमेरिका खुद है वो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनको नहीं मान रहा है। तो इसके लिए हमें क्या मतलब इसका समाधान क्या हो सकता है कि भाई अमेरिका है वो पूरी दुनिया को यूनिपोलर बना के रखना चाहता है, एक ध्रुवी विश्व जिसमें एक ही ताकत हो, एक ही महाशक्ति हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत सारे मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको बनाया जाना चाहिए। भारत भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। ब्रिक्स को जो संगठन है वो इसीलिए भारत ने है वो ज्वाइन किया हुआ है ताकि दुनिया है वो मल्टीपोलर हो, ठीक है। रशिया के साथ भारत है वो कोलैबोरेशन कर रहा है, कभी कभी चाइना के साथ भी करने की कोशिश करता है, पर वो सफल होता नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका की इस जो एक तरफा आक्रामकता है उसको समझने की जरूरत है और उसको जो है आराम से शांति से मतलब समझदारी के साथ है वो उसको टैकल करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भारत की काफी निर्भरता है, क्योंकि भारत है वो सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट का अमेरिका को करता है। अमेरिका के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो चूंकि एक दूसरे के रिश्ते तो अपन नहीं तोड़ सकते, पर है वो एक दूसरे को ऊपर थोड़ा सा संयमित रहने के लिए अपन है वो कह सकते हैं। फिर अपन देखते हैं जो इसके वैश्विक दाम और रणनीतिक क्षितिज देखते हैं कि भाई देखो इस रूट की कितनी इंपॉर्टेंस है, अमेरिका को है वो किस तरीके से एक्ट है वो करना चाहिए, ये सब अपन देखते हैं। देखो ये रूट कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो फारस की खाड़ी है, ये हॉर्मुज है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, इससे लगभग 20% का जो तेल है और गैस है उसकी आपूर्ति होती है। पूरी दुनिया का जो 20% तेल और गैस की आपूर्ति यहाँ से होती है। और भारत का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो एनर्जी सिक्योरिटी का वो यहाँ से आता है, पेट्रोलियम यहाँ से आता है। क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटिंग हो रखी है और जो रास्ता लगभग ब्लॉक है, तो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल गैस सब है वो महंगे हो गए हैं, इनकी कम किल्लत हो रही है, ये वही सारी चीज़ें, इसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया पेट्रोलियम महंगा होने से, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सारी वस्तुएं है वो महंगी हो गई है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे जो गरीब परिवार वंचित परिवार है वो ज़्यादा उनके लिए समस्या आ रही है। अमीर परिवारों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो थोड़ा महंगा भी खरीद लेंगे, उनको कोई समस्या नहीं आएगी, पर गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो भारत है वो दोहरी मार झेल रहा है, एक तो अपने जो सेलर्स है उनकी सिक्योरिटी थ्रेट है उनके ऊपर, ठीक है, फिर एक महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आर्थिक जो है स्थिति सही नहीं है, तो वह आर्थिक दबाव है वो भारत के ऊपर बढ़ रहा है। ये तो इन दोनों के ऊपर है वो काम करने की जरूरत है भारत को।
फिर अभी देखो भारत अमेरिका संबंध है वो प्रभावित इससे होंगे कि नहीं होंगे। और G7 की अभी जो मीटिंग होने वाली कहाँ पे होगी, ये फ्रांस के अंदर हो रही है। ठीक है, कब हो रही है, ये है लगभग 15 जून से हो रही है। ठीक है, तो 15 जून को मोदी जी जाएंगे। क्योंकि भारत है वो G7 का जो है सदस्य नहीं है, पर उसका एक ऑब्जर्वर नेशन है, और जो मीटिंग्स है वो ज्वाइन अटेंड करता है। ठीक है, जब G7 के देश मिलते हैं तो भारत भी वहाँ पे जाता है। G7 में जो है विकसित और जो बड़े देश है वो शामिल है। क्योंकि भारत विकसित देश नहीं है तो वो इसमें शामिल नहीं है। पर है अभी देखो G7 की जो मीटिंग होने वाली है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी है वो मिलने वाले हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई इस जो हमले की वजह से है वो भारत और अमेरिका के रिलेशन है वो खराब हो जाए। वैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो खराब होने के इतने उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भारत के जो रिलेशन अमेरिका से है वो काफी गहरे हैं, तो एक दूसरे पे के ऊपर निर्भरता काफी ज्यादा है। तो इसे डिरेल होने के चांस तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होंगे। तो अमेरिका के और भारत के बीच में जो एक कठिन चरण कह सकते हैं इसको, लेकिन किसी मौलिक या स्थायी दरार की संभावना अभी है वो नहीं है। भारत की अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के आक्रामक रूप को कूटनीतिक रूप से प्रबंधित करना होगा। तो अमेरिका की जो आक्रामकता है उसको अपन डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपन सीधी टक्कर लेके उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप को भी जानते हैं। ठीक है, तो कितने अड़ियल आदमी है वो, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से भी। उनके जब उनके अपने हित है वो सब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, वो हर चीज को बिजनेस की तरह लेते हैं। ये उनके लिए कोई पुराने रिलेशन वगैरह कोई मायने रखते हैं। वो जब चाहे जब टैरिफ लगा देते हैं, जब चाहे तब भारत के ऊपर जो है काटसा लगाने की धमकी देते हैं। ये काटसा जानते हो? काटसा एक ऐसा अमेरिकन एक्ट है कि जो अमेरिका के दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध है वो लगा दिया जाता है। काटसा का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। जैसे भारत है वो ईरान से के साथ व्यापार करेगा तो भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। रशिया किसे S-400 खरीद रहा है तो अमेरिका लगातार धमकी देता है कि हम आपके ऊपर काटसा लगा देंगे। फिर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो काफी उसके ऊपर समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो वो इस तरह की धमकियां है वो अमेरिका लगातार देता रहता है। ये कभी टैरिफ भी बढ़ा देता है, अभी समझौते के ऊपर बात हो रही है टैरिफ वाले पे, कम तो किया है। ये तो बहुत सारी समस्या है वो अमेरिका के साथ चल रही है, पर चूंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन है तो ज्यादा प्रभावित होने नहीं है। ये तो भारत सरकार को भाई इस तरह के जब अमेरिका वगैरह कुछ हमले करता है तो उसको स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए, और एक स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है, ये आगे नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें फिर है वो फिर मतलब रिश्ते हैं वो खराब भी हो सकते हैं। आपने पहले जो यूपीए के टाइम का देखा होगा, एक देवयानी खोबरा गेट का जो मामला हुआ था, उसको लेके भारत और अमेरिका की सरकार के बीच में काफी प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे तो भारत के लोग मरे हैं, 3 नाविक है वो मरे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको कूटनीतिक तरीके से समाधान करना चाहिए। तो यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसकी आप कुछ पॉजिटिव कमेंट कीजिए। कोई आपको यदि कमी लगती है तो आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। आपके जो फीडबैक है उसको वेलकम है। थैंक यू।